प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज बीए पार्ट सेकंड के लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं वाले प्रश्न पत्र में अमेरिका के संविधान में एक महत्वपूर्ण अध्याय न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के बारे में आज व्याख्यान देंगे। व्याख्यान का विषय है अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, आलोचना एवं महत्व। विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की यह विशेषता होती है कि इनमें शासन व्यक्ति समूहों की इच्छा के अनुसार नहीं चलकर विधि के अनुसार चलाया जाता है। विधि के शासन में सभी अधिकारी और संस्थाएं और सरकारी तंत्र अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, इसलिए संविधान द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है, जो इन अधिकारियों एवं संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने एवं अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने पर दंड देने की व्यवस्था करती है। आधुनिक राज्यों में लिखित संविधानों की व्यवस्था होती है। इससे संविधान के अनुसार शासन चलाने और अतिक्रमणों से रक्षा करने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता है जो संविधान की धाराओं की रक्षा कर सके एवं संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायालय को अलग से शक्ति की आवश्यकता को भी पूरा कर सके। इसके लिए न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति न्यायालय को प्रदान की जाती है। वर्तमान में अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को अपनाया, अतः केंद्र राज्य संबंधों में कोई विवाद उत्पन्न होने पर संविधान के प्रावधानानुसार व्यवस्था बनी रहे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संघात्मक स्वरूप को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निष्पादित करती है। इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया जाता है। अब हम न्यायिक पुनरावलोकन का उदय या विकास कैसे हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन का उदय सामान्यतया अमेरिकी संविधान से माना जाता है, किंतु प्रारंभिक उत्पत्ति उस देश में हुई जहां वर्तमान में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायालय की इस शक्ति का विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के न्यायाधीश कोक का जेम्स प्रथम के साथ हुआ विवाद था। न्यायाधीश कोक ने इस निर्णय का अधिकार मांगा कि ब्रिटिश उच्च न्यायालय को यह निर्णय देने का अधिकार है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक वैध है अथवा अवैध। इस प्रकार की विचारधारा का ब्रिटेन में कोई महत्व नहीं रहा है। अमेरिका के संविधान में भी न्यायालय की इस तरह की शक्ति का कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात विवाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया। न्यायाधीश मार्शल ने न्यायालय को कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों की वैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायालय को कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों की वैधानिकता की जांच का अधिकार निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इस निर्णय में दिया था। सर्वप्रथम, अमेरिका सरकार सीमित शक्तियों की सरकार है। दूसरा, न्यायाधीश मार्शल ने कहा कि लिखित एवं कठोर संविधान की प्रकृति शासन की शक्तियों को सीमित अधिकार प्रदान करती है। तीसरा, संविधान के प्रतिकूल बनाया गया साधारण कानून वैध नहीं है। न्यायाधीश मार्शल का यह भी तर्क था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार सीमित शक्तियों की सरकार है तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन भी संविधान द्वारा किया गया है और संविधान का लिखित और कठोर स्वरूप इस अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन को अनिवार्य बना देता है। इस आधार पर 1803 में एक विवाद में मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मार्शल ने
पहली बार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया। अब हम न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में आपको अवगत कराएंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य साधारण शब्दों में न्यायालय की उस शक्ति से हैं जिसके आधार पर वे व्यवस्थापिका के उन कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है जो उनके अनुसार संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हो। कॉर्विन के अनुसार इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में परिभाषा देते हुए कॉर्विन ने लिखा है कि समाज विज्ञानों की अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कोश में न्यायालयों की उस शक्ति से हैं जो अपने न्याय अंग के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थाई कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है जिसे वह व्यर्थ समझे। मैक्रिडिस और ब्राउन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय न्यायाधीशों की उस शक्ति से हैं जिसके आधार पर वे एक उच्चतर कानून के नाम पर सवाल कर सकें और संविधान विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अमान्य ठहरा सकें। पिनाक और स्मिथ के अनुसार न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की तथा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रतिकूल है उन्हें रद्द करने की शक्ति प्राप्त है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। अब हम न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक अधिकार। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का संवैधानिक आधार नहीं होने के कारण विवाद का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति जेफरसन ने तो संविधान निर्माताओं की भावना का अनादर तक बताया। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में यह शक्ति निहित भी है। अनुच्छेद 6 के अनुसार यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बताई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा और न्यायाधीश भी इसे बंधे हुए होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह अवैध मानी जाएगी। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हो। इन दोनों अनुच्छेदों का आधार पर न्यायालय की शक्ति प्राप्त है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इन दो अनुच्छेदों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार है। अब इसलिए कुछ आलोचना भी की जाती है और इसलिए जस्टिस ह्यूज ने कहा है कि अमेरिकी जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। फ्रैंकफर्टर ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है, आवर सुप्रीम कोर्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आलोचना। अब न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना विभिन्न विद्वानों ने और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं उन्होंने भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचनाएं की है। इसकी आलोचना का प्रमुख आधार यह है कि किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली संस्थाएं जनप्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं से श्रेष्ठ बन संपूर्ण शासन व्यवस्था को अलोकतांत्रिक बनाती है। अमेरिका में 1930, 1931 और 1932 में आर्थिक नवनिर्माण नीति के समय इस सिद्धांत की आलोचना की गई। ब्रोगन, लुई, बोंदा, लास्की आदि विद्वानों ने न्यायिक पुनर्विलोकन की इस शक्ति की कड़ी आलोचनाएं की है। सर्वप्रथम संवैधानिक आधार नहीं होना। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। नए संविधान के निर्माताओं का ऐसा कोई विचार था कि न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति दें। जेफरसन, रूजवेल्ट, सीनेटर लाफैटेट, एडम ब्रक्स का यही मत है कि न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। जेफरसन के अनुसार पूर्वजों द्वारा जिस संवैधानिक ढांचे की स्थापना की गई थी उनके अनुसार प्रशासन के तीनों अंग पूर्णतः स्वतंत्र होते थे, परंतु फिर भी न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति के कार्यों का मूल्यांकन करती है, तो यह शक्ति पृथक्करण का ही उल्लंघन नहीं, संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अनादर है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित। साधारणतः
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी न किसी दल से प्रेरित होते हैं। न्यायाधीशों के निर्णयों पर दलीय प्रभाव की छाया को स्पष्ट देखा जा सकता है। न्यायाधीशों के निर्णय कभी उदार, कभी अनुदार, तो कभी संघ एवं कभी राज्य के पक्ष में होना ये सिद्ध भी करते हैं। यह तथ्य सही है कि केवल काला लबादा ओढ़ने से ही कोई व्यक्ति राजनीति से मुक्त नहीं हो सकता है। 1923 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अवैध घोषित किया और 1957 में इसी कानून को वैध घोषित कर दिया। बी गेल्स ने ठीक ही लिखा है कि न्यायाधीशों के विचार उसी तरह परिवर्तनशील है जिस प्रकार नकली सिल्क के रंग में परिवर्तन हो जाता है और राजनीतिक धूप के कारण वो अपना शीघ्र निर्णय बदल देते हैं। मोहन कुमार मंगलम ने भारत के बारे में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में अनवरत परिवर्तन से कानून की अनिश्चितता को जन्म दिया है। तीसरी आलोचना है प्रगतिशीलता में बाधक। लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि जनता की प्रगति में कोई बाधक नहीं बने, इसलिए ये जरूरी होता है कि संविधान साध्य न बनकर साधन बना रहे। परंतु न्यायालय ने इस क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी रुख अपनाया है। यूएसए में राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट तथा कृषि आयोजन एक्ट के बारे में टीके टोपे के अनुसार संपत्ति संबंधी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनुदारवादी संस्था के रूप में ही कार्य किया है। लास्की के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों ने सदा ही पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा की है और वह लाडसभा की भांति ही संपत्तिशाली वर्ग का गढ़ रहा है। चौथी आलोचना है कांग्रेस का तृतीय सदन। आलोचकों का मत है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था से न्यायपालिका उच्चतर व्यवस्थापिका बन जाती है। इनको कांग्रेस के द्वारा पारित कानूनों को रद्द करके और कानूनों को नया अर्थ देने का अधिकार व्यवहार में ऐसा सदन बना देता है जिसका निर्णय ही अंतिम कानून बन जाता है। लास्की, आर.सी. ब्रोगन एवं रूजवेल्ट ने इसलिए कांग्रेस की सर्वोच्च न्यायालय को तीसरी भुजा कहा है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू इकोनॉमिक डील और हाउ डील प्रोग्रेसिव में विचार प्रकट करते हुए कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय को यदि कांग्रेस का तृतीय सदन बना रहने दिया जाए तो देश की प्रगति रुक जाएगी। अंतिम आलोचना है संवैधानिक गतिरोध एवं राजनीतिक दुविधा उत्पन्न होना। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की वजनदार आलोचना इसके द्वारा उत्पन्न राजनीतिक दुविधा और असमंजस की स्थिति है। प्रथम प्रश्न एवं दुविधा यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, जनता, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय। द्वितीय प्रश्न यह है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च है या किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला संस्था सर्वोच्च हो। ये प्रश्न संवैधानिक गतिरोध पैदा करते हैं। निर्णय की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय प्रक्रिया भी अनुचित और त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से लिए जाते हैं। इस प्रकार एक न्यायाधीश संपूर्ण निर्णय को बदल सकता है। इससे प्रश्न यह है कि यदि कांग्रेस द्वारा पारित कोई कानून असंवैधानिक है तो न्यायाधीशों के विचारों में मतभेद क्यों? क्योंकि न्याय या कानून हमेशा निश्चित ही होना चाहिए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की विभिन्न विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई है। इन आलोचना के उपरांत हम सर्वोच्च न्यायालय के इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का महत्व क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। संविधान की सुरक्षा के लिए भी न्यायिक पुनर्विलोकन आवश्यक है। लिखित संविधान की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन आवश्यक है, अन्यथा कांग्रेस द्वारा लिए गए निर्णय सर्वोच्च हो जाएंगे एवं संविधान की श्रोता समाप्त होना संभव है। संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आवश्यक है क्योंकि संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन आवश्यक है एवं केंद्र एवं राज्य की शक्ति की सीमा निर्धारण कौन करेगा, इस कारण न्यायिक पुनर्विलोकन आवश्यक है। मुद्रों के अनुसार यदि अमेरिका में
न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था न हो तो अमेरिकी संघ व्यवस्था 50 समूहों वाले दैत्याकार शासन में परिणित हो जाएगी। मौलिक अधिकारों की रक्षा। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक नागरिक हितों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। इसका उदाहरण राष्ट्रपति लिंकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को स्थगित करने पर न्यायाधीश टोनी ने इसे अनुचित ठहराया था। फ्रैंकफर्टर एवं जैक्सन जैसे विद्वानों ने इसे एवं व्यवहारिक आधार पर उचित बतलाया है। संविधान की रक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन सीमित शासन की शक्तियों की स्थापना करता है, वर्ण शासन के अंग तानाशाह हो जाएंगे। फेडरिक लिखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों व व्यक्तित्व से परिचित कोई भी उस पर संपत्ति के प्रति पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि संविधान की परंपरा गहरी जमी है। भारत, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में इस शक्ति द्वारा शासन के कार्यों को सीमित किया है। इस प्रकार न्यायालय को संघात्मक शासन, संविधान की सुरक्षा एवं नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।